अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, जिस तरह से हमने डन न्यूज़पेपर की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, ताकि एडिटोरियल और ओपिनियन पेज पे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसमें राइटर क्या बता रहा है और उस पर एक एनालिसिस बिल्ड कर किया जा सके आपके आगे, ताकि एक स्मार्ट स्टडी के थ्रू आप अपना करंट अफेयर तैयार कर सकें। दोस्तों, चलते हैं अपने एडिटोरियल के पहले टॉपिक पे, जो कि है हमारा कराची जेल ब्रेक के नाम से। दोस्तों, हाल ही में कराची के अंदर तकरीबन 12 छोटे छोटे जल्जले के झटके वहां पे फील किए गए। होता क्या है कि वहाँ पर मलीर में एक जेल है, वहाँ पर जब ये ज़लज़ले के झटके फ़ील किए जा रहे थे, उस टाइम जो जेल इंतज़ामिया थी, उन्होंने वहाँ पे जेल के अंदर जो कैदी थे, उनको वहाँ से जेल से निकाल के एक खुले सेन में लेके आने की कोशिश की। क्योंकि आपको पता है कि जब ज़लज़ले के झटके महसूस कर रहे हों, तो हर कोई भागता है ताकि वो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकला जा सके। क्योंकि अगर बिल्डिंग गिरती है, तो आप नीचे कोई भी इंसान हो, वो नीचे दब के जहाँ बहक हो सकता है। इससे बचने के लिए या इससे बचाने के लिए वहाँ की जो इंतज़ामिया थी, उन्होंने जितने भी वहाँ के प्रिजनर थे, जो तकरीबन 2000 की तादाद बताई जा रही है, उनको जो वो कमरे थे, उन कमरों से निकाल के खुले सेन में लाने की कोशिश की गई। जब वहाँ पर आए, तो आपको पता है कि इमरजेंसी की सिचुएशन थी। तो कुछ लोगों ने उस इमरजेंसी का फ़ायदा उठा के जो जेल के दरवाज़े थे, उसको तोड़ के वहाँ से बाहर भाग गए। उनकी तादाद तकरीबन 213 बताई जा रही है कि इतने कैदी वहाँ से जेल के दरवाजे तोड़ के वहाँ से भाग गए। उनमें से दोबारा तकरीबन 78 को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी भी 111 जो कैदी है, वो अभी भी वहाँ से यानी कि वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। दोस्तों, बात इस आर्टिकल के अंदर राइटर ये करना चाहता है कि ये पाकिस्तान में जो जेल की सिक्योरिटी है, वो कितनी वीक है कि जेल में इसलिए लोगों को रखा जाता है, कैदी वो लोग होते हैं जिनको सजाई सुना दी जाती है। इसका मतलब कि ये वो लोग होते हैं जिन्होंने क्राइम्स किए होते हैं। इनकी वजह से बहुत से लोगों को बाहर खतरा होता है, इसलिए इनको जेलों में रखा जाता है। कोई कत्ल के केस में गया होता है, कोई चोरी डकैती, इस तरह मुख्तलिफ केसेस में, कोई दहशतगर्दी का केस ही क्यों ना हो। जब ये लोग वहां से भाग के बाहर चले जाते हैं, तो बाहर कितनी कम्युनिटी है जो इनकी वजह से क्राइम्स का शिकार हो रही थी या जो अनसर्टेनिटी फील कर रही थी, वो दोबारा से उस सिचुएशन को फेस करेगी सिर्फ एक गलती और कोताही की वजह से। इसका मतलब कि ये जो हमारा सिस्टम है, जो जेल की जिस तरह से सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो सिक्योरिटी हम नहीं इंप्रूव कर सके। कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो सर्वेलेंस के लिए हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे, वो भी अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे थे, मतलब कि नकारा हो चुके थे, वो भी प्रॉपर फंक्शन में नहीं थे। जल्दी हो सके, ये सूबाई और वफाकी हुकूमत को इस चीज़ पे रिपोर्ट देनी चाहिए, ताकि वो इस सिस्टम को किस तरह से वो आने वाले दिनों में क्या इनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से वो इस सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ वाटर सिक्योरिटी के नाम से। दोस्तों, ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये आर्टिकल उस कशीदगी के बारे में लिखा गया है। आपको पता है कि जो भारत है, उसने जो पानी का माहिदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ था, जिसे हम इंडस वाटर ट्रीटी का नाम देते हैं, वो माहिदा मुअत्तल कर दिया हालिया कशीदगी के दौरान। उसने कहा कि ये जो हमारा पानी है, जो इंडिया से आता है, जो 3 दरिया हमें दिए गए थे इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, वो 3 दरिया इंडिया ने कहा कि अब हम उसका पानी पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। उसका नुकसान क्या होगा कि जिस तरह से आपको पता है कि पाकिस्तान वैसे ही ज़रई मुल्क है, यहाँ पर हमारी काश्तकारी जिस लेवल पे होती है, उसकी वजह से लोगों को रोज़गार मिलता है। यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स हमें मिलती है, हमें फूड मिलती है उससे, और जो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद जो खुराक बच जाती है, उसे हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब कि हमें डॉलर्स वहाँ से आते हैं, जिससे हम बाद में अपना मुल्क चलाते हैं। अब वो जो हमारी ज़राअत चल रही थी, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, उसमें तकरीबन 93% वाटर हम यूटिलाइज़ करते हैं, और वो पानी हम यहाँ से इंडस वाटर, वो रिवर हो जो मेन हमारा रिवर है, वहाँ से मेजॉरिटी में वो पानी जाता है। अब अगर उसका पानी इंडिया रोकेगा, तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो किस हद तक इफेक्ट होगा, उसकी वजह से लोगों का जो रोज़गार है, वो किस हद तक इफेक्ट होगा, और हमारी इकोनॉमी भी आपको पता है कि वैसे ही क्लैश कर जाएगी। इसलिए अब हुकूमत ने, जो वफाकी हुकूमत है, उसने ये फैसला किया है कि वो नई डैम बनाएंगे, ताकि इस तरह की सिचुएशन को डील किया जा सके। अगर नई डैम हो गया, हम पानी पहले से ज़ख़ीरा करके रखेंगे, अगर इंडिया ने कोई इस तरह की हमाकत की भी, तो कम से कम उस टाइम इमरजेंसी जो सिचुएशन होगी, उसको फेस करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ पानी तो होना चाहिए। ये एक जिस पे शहबाज शरीफ ने ये कहा कि जितने बाकी सूबे हैं, उनको भी मैं साथ लेके चलूँगा, क्योंकि जब 18th अमेंडमेंट पास की गई, उस टाइम इस बात का अहाता किया गया कि जो वाटर रिलेटेड जितने भी हमारे एग्रीमेंट्स होंगे, वफाक के और सूबों के दरमियान जितने भी इश्यूज़ होंगे, वो मिलके बैठ के हल करेंगे। दोस्तों, राइटर ये कह रहा है कि क्या इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम नए डैम बनाएँ, या जो डैम पहले बन रहे हैं, जिस तरह मीर बादशाह डैम है, उसको मज़ीद उस पे काम तेज़ करने का भी फैसला किया गया है। क्या हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, या हमें इंडस वाटर जो ट्रीटी मुअत्तल कर दी गई है, उसको बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाने की ज़रूरत है, ताकि ये दोबारा से बहाल हो? राइटर का ये कहना है कि डैम बनाने से एज़ इट इज़ कुछ फ़ायदा तो आपको ऑब्वियसली होगा, लेकिन इतनी अमाउंट आप अगर इसकी कंस्ट्रक्शन पे लगा देंगे, तो ये एक अच्छा फैसला नहीं है। क्योंकि जो डैम्स आपके पहले बने हुए हैं, पानी की कमी तो उधर भी मौजूद है, मतलब वो पहले ही सूखे पड़े हैं। तो
डैम अगर बनाएंगे तो उसके अंदर पानी कहाँ से आएगा, क्योंकि स्नो फॉलिंग इतनी हो नहीं रही, आपको पता ग्लोबल वार्मिंग का मसला है, और पानी वैसे भी इंडिया इतना छोड़ेगा नहीं, जिसकी वजह से वो डैम्स के अंदर पानी कहाँ से आएगा, जिसकी वजह से आपने सिचुएशन को डील करना है। इसलिए राइटर ये कहता है कि आप इसको इंटरनेशनल मीडिया पे जाके, इंटरनेशनल फोरम पे जाके इस इशू को उठाएं और टेबल टॉक्स के जरिए इस मसले का हल निकालें। दोस्तों चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे, डेट इज कल्चरल रोड के नाम से है। दोस्तों ये आपको पता है कि जो टिकटॉकर इस्लामाबाद में थी उसका कत्ल हुआ, ये उस पे ये आर्टिकल लिखा गया है। दोस्तों इससे पहले भी एक नूर मुकदम केस था जिसमें एक लड़का शादी करना चाहता था उस लड़की से, तो जब उसने उस प्रपोजल को रिजेक्ट किया तो लड़के ने उसको वैसे ही कत्ल कर दिया। अदालत ने उसे सजाए मौत का फैसला भी सुनाया और उसे सजाए मौत होगी, लेकिन इसके बाद एक और केस हो जाता है दोबारा से। फॉर एग्जांपल ये केस हो गया जिस तरह सना यूसुफ का केस है, इसमें भी लड़की ने उसके लड़के का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी बेस पे आके लड़के ने उसे जाके कत्ल कर दिया। सो दोस्तों बात इस आर्टिकल में ये की जा रही है कि जब पहला केस हुआ और जो हमने लॉज बनाए हुए थे उस पर जब इम्प्लीमेंटेशन भी हुई और उस लड़के को सजा भी हुई, उसके बावजूद दोबारा से भी ये केस हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ सजा देने से या सिर्फ कानून बनाने से ये मसला हल नहीं हो सकता। इस मसले की जड़ें जो है वो कहीं और जाके जुड़ती हैं। आपको उस मसले को, उसकी बेस को जाके हल करना पड़ेगा ताकि जो कोर इश्यूज हैं वो हल हो सके। जिस तरह अगर मैं बात करूं कि हमें अपनी फैमिली जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, सोसाइटी को बताने की ज़रूरत है कि हमारा इस्लाम क्या कहता है। जिस तरह आपको पता है कि इस्लाम तो ज़िंदगी गुजारने का हक हर इंसान को देता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो इंसान एक इंसान का कत्ल करता है गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और जो इंसान एक इंसान की ज़िंदगी बचाता है गोया उसने पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई। सो ये इस्लाम है। इस चीज़ को हमें सोशल मीडिया के ज़रिए, हमें फैमिली अवेयरनेस के ज़रिए, हमें अपनी एजुकेशन के ज़रिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए हमें ये चीज़ कन्वे करने की ज़रूरत है। अपनी सोसाइटी में लोगों को बताने की ज़रूरत है कि इस्लाम सबको बराबरी का दर्जा देता है, वो मर्द हो या औरत हो। इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं ये उसके बाद रोक सकती हैं। अदरवाइज इसको रोकना सिर्फ लॉज की मदद से या सजाएं सुनाने से, ये अगर वाकया उसके बावजूद हुआ है इसका मतलब कि उससे नहीं रोका जा सकता। तो ये इस आर्टिकल में डिस्कस किया जा रहा था। दोस्तों ओपिनियन पेज का हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है क्लाइमेट रेजिलियंस फैसिलिटी के नाम से। दोस्तों क्लाइमेट चेंज है ये पूरी दुनिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके मसले मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको पता ग्लोबल वार्मिंग का मसला होता जा रहा है, टेम्परेचर हर साल पहली साल के निस्बत बढ़ता, यानी कि पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो कुदरती आफात हैं वो भी ज़्यादा आती हैं। अगर मैं बात करूँ कि इसकी वजह से अगर आपके नुकसानात की बात की जाए, आपको पता है कि वो सुनामी हो, वो आपकी फ्लड्स हों, वो इसके या वो बहुत टाइम क्या होता है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो आइस होती है या जो स्नो होती है वो वैसे मेल्ट हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा मेल्ट जब होती है तो वो पानी इतना ज़्यादा होता है कि वो वैसे फ्लड की सूरत में आगे बह के चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों का नुकसान होता है। तो अब पाकिस्तान आईएमएफ के साथ वर्क कर रहा है इस पे, जिस पे इन्होंने आरएसएफ के नाम से एक डिवीजन बनाई गई है। वो आरएसएफ क्या है, बेसिकली रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फैसिलिटी के नाम से। इसका मकसद ये है कि जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो प्रोजेक्ट का मकसद ये होगा कि प्रोजेक्ट ये काम देखेगा कि उसका नुकसान कम से कम हो एनवायरनमेंट पे, और जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, जो फैक्ट्रीज पाकिस्तान के अंदर लगी हुई हैं, उसको पाबंद करेगा कि वो इन्वायरमेंट पे उनकी वजह से इम्पैक्ट कम से कम होना चाहिए। यहाँ जो इलेक्ट्रिकल गाड़ियां हैं उसको प्रमोट करना इस आरएसएफ का काम होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का मंसूबे चल रहे हैं वहाँ पे, उस पे जो वर्क चल रहा है ये उसको बेहतर करेगा, इंप्रूव करेगा, सिविल सिस्टम को इंप्रूव करेगा, ये इसका काम है बेसिकली। सो दोस्तों इस आर्टिकल में राइटर ये कहना चाह रहा है कि आईएमएफ की ये बात तो अच्छी है कि वो पाकिस्तान की हेल्प भी कर रहा है इस चीज़ में, फंडिंग भी करेगा, लेकिन मसला ये है कि वो इस मसले पे फेडरल हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहा है। हालांकि फेडरल हुकूमत को ये चाहिए कि ये जो मसले हैं ये नीचे लोकल लेवल तक के हैं। गलियों मोहल्लों में जो प्रोजेक्ट्स, जो लोकल गवर्नमेंट के जब हम इलेक्शन करते हैं तो हमारे गली मोहल्लों में जाके काम होते हैं, वहाँ पे गार्बेज का सिस्टम है, उसकी वजह से भी इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों पे असरात उसके मरतब होते हैं। सो चाहिए तो ये कि लोकल गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, फिर इसका जो रिजल्ट है वो हमें मैक्सिमम निकल के आ सकता है। अदरवाइज अगर सिर्फ आईएमएफ फेडरल गवर्नमेंट के साथ ही मिलकर ये काम करेगी तो वो जो बेसिक इश्यूज हैं जब तक हम वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे तो इसका वो रिजल्ट नहीं आएगा जो हम चाहते हैं। थैंक यू।